हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, काफ़ी डिटेल से आपका पीवाईक्यू डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइए और नोट्स को रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। 89 नंबर तक कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, आज 90 नंबर से करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या बिहार के किस जिले में सबसे अधिक है? तो अगर आपको पता हो कि बिहार विधानसभा में 2 सीटें, 2 एमएलए जो हैं वो एसटी सीट रिज़र्व है। ठीक है, 2 सीटें जो है वो एसटीओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए रिज़र्व है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो 2 सीट है कटिहार का मनिहारी विधानसभा और बांका का कटोरिया विधानसभा। ठीक है, बस 2 सीट एसटी के लिए रिज़र्व है, कटिहार का मनिहारी और बांका का कटोरिया। अब है कि ऑप्शन में दोनों ही दे दिया है, कटिहार और बांका। ठीक है, मगर कटिहार में ज़्यादा ये है कि एसटी की पॉपुलेशन अधिक है। क्यों कटिहार में? क्योंकि कटिहार देखिए बड़ा है, बांका के मुकाबले कटिहार जो एक बड़ा ज़िला है और कटिहार में एसटी अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2011 के सेंसस से पूछा गया। बिहार में सेंसस के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेना होता है, बिहार सेंसस। ठीक है, 2 चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी प्रीलिम्स से पहले, तो बिहार सेंसस और एक इंडिया सेंसस 2011, क्योंकि 2011 के बाद हुआ ही नहीं। सेंसस जनगणना जो है वो हर 10 साल पे होना था, तो हर 10 साल पे होता भी था। 2001 में हुआ, फिर 11 में हुआ, उसके पहले 1991, 1981 हर साल 10 साल पे हो रहा था। पर 2011 के बाद जो 2021 में होना था वो नहीं हो पाया। उस टाइम कोरोना चल रहा था हमारे देश में और वो अभी तक टाला गया, अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है 2026 में सरकार ने कहा है कि जनगणना करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है 71st, उसमें आपको 2011 का ही पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी तो 2011 ही लास्ट जनगणना है। तो थोड़ा सा हम लोग जनगणना इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो देखिए क्या क्या याद करना है। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 40 लाख या 41 लाख आप बोल सकते हैं 2011 के अनुसार। ये 2001 वाला नहीं देखना है, 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ 41 लाख। पॉपुलेशन ग्रोथ, बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? तो 25% के हिसाब से ग्रोथ हुआ था। जैसे 2001 में क्या था, 8 करोड़ 30 लाख था और अचानक 2011 में 10 साल बाद हो गया 10 करोड़ 41 लाख। तो कितना बढ़ोतरी हुआ था? 25.42% का बढ़ोतरी हुआ। ये याद रखना है, 25.42% का बढ़ोतरी हुआ था पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पूछता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था, तो 25.42%। ठीक है, अब है कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें बिहार का पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है? 8.60% है। यानी पूरे बिहार के पॉपुलेशन में, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में बिहार जो है उसका योगदान 8.6% का है। देखिए पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? यूपी के बाद है महाराष्ट्र और 3rd नंबर पे आता है हमारा बिहार। बिहार की जनसंख्या अभी 3rd नंबर पे है और ये कितना परसेंट है? 8.6%। इसके बाद है बिहार का सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब होता है कि 1000 बालकों पे कितनी बालिकाओं का जन्म होता है। तो देखिए ये हमेशा कम ही होता है, होना तो इक्वल चाहिए, जितने बालक होने चाहिए उतनी ही बालिका होनी चाहिए, या थोड़ा बहुत 10% ज़्यादा कम। मगर क्या है कि सेक्स रेशियो बिहार का बहुत ही कम है। ये कितना है? 918 है मात्र, यानी केवल 918 लड़कियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है? 918। फिर उसके बाद है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। अब देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 5 वर्ष के एज में अगर गिनती करते हैं 1000 लड़कों का तो उसमें 935 है, और उसके बाद अगर गिनती करते हैं तो हो जाता है सेक्स रेशियो, तो उसमें है 918। दोनों में ही कम ही चल रहा है। डेंसिटी ज़रूर याद रखिएगा, डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर 1106 है। डेंसिटी क्या होता है कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व, माने 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिहार में ये 1106, सबसे कम है अरुणाचल में मात्र 17 लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहेंगे। पहाड़ पे आप देखते हैं ना, दूर दूर घर होता है, यहाँ एक घर है फिर एक घर यहाँ रहेगा, पर बिहार जैसा जगह में 1 किलोमीटर में
बहुत लोग रहता है, 1106 लोग रहता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का ही है, डेंसिटी। एरिया किलोमीटर स्क्वायर, बिहार का एरिया कितना है तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का एरिया है। ठीक है, और एरिया वाइज बिहार जो है वो 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, सबसे एरिया कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। बिहार 12वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, इसके बाद लिटरेसी साक्षरता दर देखेंगे तो 63% है, यानी कि 100 आदमी को खड़ा करेंगे तो केवल 63 आदमी जो है वो पढ़े लिखे मिलेंगे। लिटरेसी बिहार की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी किसका है? केरला का। सबसे अधिक साक्षरता दर है केरला का और सबसे कम है बिहार का। ओनली 63% लोग बिहार में पढ़े हुए हैं, और इसमें भी पुरुष ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं और महिलाएं कम पढ़ी होती हैं। तो पुरुष है 73%, महिलाएं हैं 53%, और दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो हो जाएगा 63%। जब क्वेश्चन पूछे कि पुरुष कितना है पुरुष साक्षरता दर तो इतना, महिला साक्षरता दर तो इतना, और सिर्फ साक्षरता दर तो 63%। समझ गए? ठीक है, अब देखो जो हम लोग जनसंख्या घनत्व का बात किए, डेंसिटी का बात किए, तो बिहार का कितना है? 1106 है। मगर ऐसे भी कोई जगह है जिसका बिहार से ज़्यादा है। राज्यों में अगर गिनती करें तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, मगर अगर सबको मिला के गिनती करें, राज्य और यूनियन टेरिटरी सबको, तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,000 लोग रहता है। समझे? दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होता है, पर दिल्ली ऑप्शन में आपका जनरली रहेगा नहीं। ठीक है, दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,000 लोग रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग जो है ना नोट करते चलिएगा। इसके बाद ये देखिए, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे 5 सबसे बड़े ज़िले कौन है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहेगा? जैसे राजधानी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो पटना का जनसंख्या जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो पटना का है। उसके बाद दूसरा याद कर लीजिएगा ईस्ट चंपारण, और तीसरा याद कर लीजिएगा मुजफ्फरपुर। 3 जरूर याद रखिएगा, पटना सबसे ज़्यादा, फिर पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। तो ये 3 जो है ना यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जो हमारा ज़िला है वो है शेखपुरा। शेखपुरा की जनसंख्या बहुत ही कम है, कितना है? मात्र 6 लाख है शेखपुरा का। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा, और सबसे ज़्यादा पटना, फिर पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, यह है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या का ग्रोथ कहाँ हुआ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो पटना का है, पर ग्रोथ कहाँ हुआ है? तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ मधेपुरा में हुआ है, 30%। 2001 के मुकाबले 2011 में ना 30% उसका जनसंख्या बढ़ गया है मधेपुरा का। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो मधेपुरा का है, फिर किशनगंज का है, फिर खगड़िया का है, सबसे कम है गोपालगंज। तो याद रखिएगा, सबसे कम ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ है वो गोपालगंज का सबसे कम है, सबसे अधिक मधेपुरा, किशनगंज और खगड़िया। लिटरेसी रेट पे भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़िला हमारा कौन सा है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़िला है आपका रोहतास। ये देखो, रोहतास में 75% लिटरेसी है, सबसे ज़्यादा रोहतास है, और सबसे कम कौन है? पूर्णिया। ये दोनों याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला ज़िला है रोहतास और सबसे कम है पूर्णिया। देखिए, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये सब ईस्ट के ज़िले हैं। जैसे अगर बिहार का नक्शा देखें, 1 मिनट रुकिए, आपको नक्शा दिखाते हैं। ये है, देखो, अगर ये नक्शा देखेंगे तो आप थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि आपको मैप ज़रूर पता होना चाहिए, हर ज़िला कौन सा ज़िला कहाँ है ये ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, ये सब ज़िला सीमांचल का ज़िला है, इसको सीमांचल का ज़िला बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही गरीब ज़िला है। बिहार में एक तरह से नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है। साउथ के जो ज़िले हैं वो ज़्यादा गरीब नहीं है, वो अमीर ज़िले हैं, जैसे कि पटना, नालंदा, ठीक है, गया। अमीर इसलिए कि
उन ज़िलों में ना मतलब एक इतिहास रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है वहाँ का, तो उस हिसाब से वो एक अमीर ज़िला है, ठीक है। और नॉर्थ के ज़िले बाढ़ में बह जाते हैं, यानी कि बाढ़ में बह जाते हैं, यहाँ पे बहुत बाढ़ आता है, इस कारण से ये लोग गरीब रहा है ज़्यादा। तो खास करके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, ठीक है, मधेपुरा, मधुबनी, ये सब एक तरह से गरीब रहा है, ठीक है। इसके बाद एक तो ये याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आपदा नॉर्थ बिहार में आता है और साउथ बिहार में सबसे कम आपदा आता है। साउथ बिहार में आपदा बहुत अधिक नहीं आता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे था लिखा हुआ कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसका है, तो रोहतास, और सबसे कम किसका है साक्षरता दर, पूर्णिया। क्यों? गरीब है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, सबसे कम साक्षरता दर जो है वो हो गया पूर्णिया का, समझ आया। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ हो गया, रोहतास। रोहतास जो है ना वो साउथ का जिला है। उसी तरह से अगर पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वो भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ बढ़ा है, तो बिल्कुल मधेपुरा, किशनगंज। पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ना सही चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होना, एक व्यक्ति 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करे, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो ये गलत चीज़ है। ये कहाँ हुई हैं, नॉर्थ बिहार के जो ज़िले हैं वहाँ ये ज़्यादा होता है, जैसे कि मधेपुरा, किशनगंज, ठीक है। और गोपालगंज का सबसे कम है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का इस तरह से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद है टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट एज पर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि इतना एरिया है तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर एरिया छोटा है, लोग ज़्यादा हैं, तो जनसंख्या बहुत घनत्व ज़्यादा है। और अगर एरिया बड़ा है और लोग कम हैं तो जनसंख्या घनत्व कम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है हमारे यहाँ वो शिवहर का है। शिवहर अगर आप खोजेंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, वो बहुत ही छोटा ज़िला है, ठीक है। एरिया वाइज अगर बात करें ना, सबसे छोटा ज़िला जो बिहार का है ना वो शिवहर ही है, एरिया वाइज। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, देखो क्षेत्रफल के हिसाब सबसे बड़ा और छोटा तुमको दिखाते हैं। सबसे बड़ा है ये वेस्ट चंपारण, सभी ज़िलों में सबसे बड़ा है वेस्ट चंपारण, और सबसे छोटा जो है वो है शिवहर। कहीं आपको दिख रहा है, ये रहा, ये है शिवहर, ठीक है। तो शिवहर जो है वो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है, लोग वहाँ अधिक हैं, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ का ज़्यादा है, शिवहर का, और सबसे छोटा ज़िला वही है। सबसे बड़ा हो गया वेस्ट चंपारण, ठीक है। मैप में एक और चीज़ याद कर लेना आप लोग कि सबसे ईस्ट में कौन है, जैसे किशनगंज है। सबसे वेस्ट में कौन है, जैसे वेस्ट चंपारण। सबसे नॉर्थ में वेस्ट चंपारण। सबसे साउथ में कौन है, तो गया। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, शिवहर का, और सबसे कम किसका है, कैमूर। कैमूर जो है ना साउथ का ज़िला है, पहला चीज़। शिवहर नॉर्थ का है, तो जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा हो गया, जनसंख्या घनत्व अधिक है। कैमूर साउथ का ज़िला है, और कैमूर में बहुत ही पहाड़, जंगल, ये सब अधिक है, ठीक। कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, जो विंध्याचल की पहाड़ियों का ही एक भाग है, ईस्ट भाग है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ 488, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम। पहाड़ जंगल में लोग कम ही रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में लोग कम ही रहते हैं, है ना, अरुणाचल, सिक्किम। तो उसी तरह से बिहार में पहाड़ कहाँ है, कैमूर में, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम हुआ, ठीक है। इसके बाद है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो है वो कितना है बिहार का, तो मात्र 918 है, जबकि नेशनल एवरेज 943 का है। जो इंडिया है, पूरे इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है, जबकि बिहार का ओनली 918 है। 918 बहुत ही कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, देखो गोपालगंज 1015, बहुत सही है इसका सेक्स रेशियो। 1000 लड़कों पे 1015 लड़कियां जन्म लेती हैं। गोपालगंज का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ख़राब सेक्स रेशियो किसका है, मुंगेर और भागलपुर का 879, ठीक है। मात्र 879 बालिकाएं जन्म लेती हैं। मुंगेर और भागलपुर का सेक्स रेशियो सबसे ख़राब हो गया, गोपालगंज का सबसे अच्छा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को याद करना होगा। नेक्स्ट है रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन परसेंटेज पे बात करें तो रूरल पॉपुलेशन 88%, अर्बन पॉपुलेशन 11%। बिहार में रूरल पॉपुलेशन सबसे अधिक है, बिहार में ज़्यादा शहर है नहीं, तो सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। और कितना, 88%। तो ये पूछ सकता है 88% रूरल पॉपुलेशन और 11% अर्बन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ अभी बता दिए 24% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है।
नेक्स्ट ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए कि सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन हुआ, पटना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पटना का ही है। सबसे बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन कौन है, पटना। सबसे बड़ा अर्बन एरिया जो है वो भी पटना ही है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, सब पॉपुलेशन के हिसाब से। और सबसे छोटा जिला कौन हुआ, शेखपुरा। शेखपुरा का पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिम चंपारण, अभी बताएं। और सबसे छोटा कौन है, शिवहर। शिवहर का क्षेत्रफल बहुत कम है, इसीलिए उसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, अररिया। नॉर्थ बिहार में ना चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जनसंख्या नॉर्थ बिहार की ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर का है, क्योंकि वो सबसे छोटा है। और कैमूर का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ और जंगल झाड़ी ये सब ज़्यादा है, तो लोग कम रहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है मधेपुरा में, और सबसे कम हुआ है गोपालगंज में। पॉपुलेशन ग्रोथ भी सबसे कम किया है, और सेक्स रेशियो में भी सबसे आगे है गोपालगंज, यानी दोनों चीज़ों में बढ़िया है। हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है वो है रोहतास, और सबसे कम पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया में ठीक है, पूर्णिया जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज, और सबसे कम सेक्स रेशियो है भागलपुर और मुंगेर का। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ है, पटना में, क्योंकि वो राजधानी है। और सबसे कम इनकम कहाँ है, शिवहर। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे कम इनकम है शिवहर का। ठीक है, और टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का कितना है, 3%, यानी कि एक व्यक्ति मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बच्चों को जन्म देता है। लेकिन हमारे देश का कितना है, 2.1%। ठीक है, ये हम लोग पूरा बिहार का सेंसस जो है वो डिस्कस कर लिए। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोग को प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस के ऑप्शनल अगर ज्योग्राफी लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो सेंसस बिहार का हो गया, इंडिया का सेंसस भी हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें है विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बिहार बजट 24-25। कौन सा सेक्टर को बिहार का बजट जो आया 2024-25 का, क्योंकि ये 70वां का पेपर है, अभी तो हम लोग को 2025-26 का बजट पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि 71वां का पेपर में 2025-26 का बजट पूछ सकता है। ये उस समय का है कि बिहार बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर को दिया गया था, तो एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया था। ठीक है, तो 2025-26 बजट हम लोग अभी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 25-26 से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये जो बजट आया ये 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। याद रखना है, वित्त मंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री प्लस वित्त मंत्री भी हैं। इनके द्वारा 3 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट पेश किया गया। कितना का बिहार का बजट है, 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, 3,17,000 करोड़ का बजट है, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा को प्लस महिला सशक्तिकरण पे ज़्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा खास होगा बजट में, तो हम लोग देख लेते हैं क्या खास है। सबसे पहले है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल खर्चे का इतना है। देखो, बजट में होता क्या है, हम लोग ऑलरेडी बजट डिस्कस कर चुके हैं। बजट आर्टिकल 112 से आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, सब डिस्कस हो चुका है। लेकिन बजट में क्या होता है, बजट में होता है कि इस आने वाले साल में 25-26 का जो साल है, इस साल में सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण होता है, आय और व्यय का विवरण होता है बजट में। ठीक है, बजट का यही मतलब है कि आय कहाँ कहाँ से होगी और व्यय कहाँ कहाँ से होगा। अब जो सरकार का आय होता है वो तो टैक्स से भी हो जाता है, नॉन टैक्स से भी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर टैक्स मतलब नॉन टैक्स चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, वहाँ से भी हो जाता है। लेकिन व्यय क्या है, व्यय 2 तरह का होता है। सरकार का जो खर्च है वो 2 तरह का होता है, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2 तरह के खर्चे होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मतलब ऐसा खर्चा
देखो सरकार का 80% लगभग 79.52% यानी लगभग 80% पैसा राजस्व में जा रहा है। मात्र 20% पैसा पूंजीगत खर्चे में जाएगा, पूंजीगत व्यय में। क्या होता है राजस्व व्यय? राजस्व व्यय मतलब होता है ऐसा खर्चा जो सरकार का हर साल होना है, ठीक है। जैसे सैलरी देनी है, रेंट देना है, जो जैसे आप लोग 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं तो 10,000 20,000 सरकार स्कॉलरशिप देती है, वो देना है, पेंशन देना है, ये सब होता है राजस्व खर्चा। इससे सरकार को बहुत फ़ायदा नहीं होता इन खर्चों से। सैलरी देना, पेंशन देना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा खर्च करना, ठीक है, ये होता है राजस्व व्यय। और पूंजीगत व्यय जो होता है ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि लंबे समय के लिए आप कुछ खर्च करते हैं। जैसे कि सरकार बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है, पुल बनाती है, तो वो होता है पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ ठोस काम किया गया जो दिखा। पर राजस्व खर्चे में जो पैसा जाता है वो सैलरी में चले गया और बाकी सब चीज़ों में चला जाता है। तो 80% जो खर्चा है सरकार का वो तो राजस्व का खर्चा ही है। समझ गए आप लोग? बजट में दो तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है 2,52,000 रेवेन्यू पे ही। फिर बिहार बजट का देखो, बिहार बजट 25-26 में भी सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ही खर्च किया गया। यही क्वेश्चन पूछा था कि 24-25 में सबसे ज़्यादा किस पे किया गया, तो इस बार हो सकता है कुछ और पूछ दे घुमा फिरा के, तो पूरा बजट डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। शिक्षा पे देखो 60,000, स्वास्थ्य पे 20,000, सड़क मद में 17,000। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी भी इस तरह से इतना 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 खर्च किया गया है, ये सब लिखना कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है देखो 2025-26 में रुपया कहाँ से आने वाला है, यानी कि जो इनकम है सरकार का वो कहाँ कहाँ से होता है। सबसे बड़ा इनकम का सरकार का तो स्रोत होता है जीएसटी से, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश यानी कि सेंट्रल जीएसटी, राज्य सरकार के करों में राज्य का तो वो हो गया स्टेट जीएसटी। उसके अलावा और भी जो टैक्स लगता है, जैसे हमारे यहाँ दारू तो चलता नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं है, मगर और जैसे पेट्रोल पे टैक्स हो सकता है, ठीक है। फिर केंद्र सरकार अगर खुश होकर कुछ दे दे, जैसे अभी तो फिलहाल बीजेपी का सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो वो हम लोग को मिलता रहता है दान, अनुदान बोलते हैं उसको। फिर सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो वो भी चलता है। और कभी कभी हम लोग किसी को लोन दिए तो उसकी वसूली हो जाती है, तो फिर उससे हमारा इनकम हो जाता है। तो ये सब इनकम के स्रोत हो गए, ठीक है। और पैसा जा कहाँ कहाँ रहा है, तो ये सब जगह है जहाँ जहाँ पैसा जाता है। जैसे सामाजिक सेवाओं में चला जाता है, पेंशन उन्सन देने में, जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, कितना बहुत सारा है, तो सब में जाता है। आर्थिक सेवाएं हैं, सबको जो लोन दिया जाता है, सैलरीज दी जाती हैं, ठीक है। सहायता अनुदान, सरकार सहायता देती है। लोक ऋण की वापसी, अगर हमने किसी से लोन लिया है तो वो चुकाना है, अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट चुकाना है, तो ये सब खर्चा है सरकार का, ठीक है। अब देखिए बजट में क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला है महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया, विशेष ध्यान रखा गया है। पिंक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। देखो महिलाओं को पिंक कलर से जस्टिफाई किया जाता है कि पिंक कलर मीन्स महिलाओं का कलर, तो शौचालय बनाए जाएंगे पिंक शौचालय, यानी केवल महिलाओं के लिए होगा। पटना में महिला हाट खोला जाएगा, जहाँ जो महिला वेंडर्स होती हैं, जैसे सब्जी का दुकान है और सब चीज़ों का जो महिलाओं का दुकान होता है, वो वहाँ पे अपना दुकान लगा सकेंगी, महिला हाट। फिर पिंक बस सेवा अभी भी पटना में ये चालू है। इसमें सिर्फ सभी चालक परिचालक सब महिलाएं ही होती हैं, बैठने के लिए भी सिर्फ महिला ही इस बस में बैठ सकती है, ड्राइवर भी महिला, कंडक्टर भी महिला। तो इस तरह का पिंक बस सेवा जो है वो शुरू किया जाएगा। फिर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ठीक है, क्योंकि वर्किंग वुमेन को रहने का सुविधा के लिए। फिर महिला टूरिस्ट गाइड नियुक्त किया जाएगा। जो जो टूरिस्ट प्लेस है बिहार में, जैसे कि हो गया बिहार का जो जू हो गया, संजय गांधी और जितने सारे हैं, तो महिला टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति होगी। ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता महिलाओं को दी जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और गरीब लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। याद कर लेना, कन्या विवाह मंडप बनवाया जाएगा। जैसे आजकल विवाह मंडप बहुत सारा हो गया ना, सिर्फ गरीब लड़कियों के लिए अलग से बनाया जाएगा कन्या विवाह मंडप। फिर शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जितना छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है उसको दोगुना किया जाएगा, ठीक है। SC ST पिछड़े वर्गों के लिए भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाएगी।
स्वास्थ्य के लिए बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है, लिख लो, पूछा जा सकता है कैंसर अस्पताल कहाँ खोलने का हुआ है, तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है, किया जाएगा। ठीक है, बिहार में 108 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे, शहरों में 108 शहरों में चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र का बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के लिए, तो पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया जा रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट। राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी सहित 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, राजगीर में, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी, बहुत सारी जगहों पे नए नए एयरपोर्ट्स बनाने के प्रावधान किए जा रहे हैं। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में हो गया, मतलब अगर इसमें कोई जॉब का वैकेंसी वगैरह होगा तो उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए सरकार क्या कर रही है, तो वायु गुणवत्ता सुधार, एयर क्वालिटी का सुधार के लिए 1 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी, और नहरों के किनारे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, नहरों के किनारे 25 करोड़ की लागत से सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, और एयर क्वालिटी के में 1 करोड़ खर्च करेगा। देखो बीपीएससी है तो डेटा पूछता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़, ठीक है, पॉइंट में डेटा, बीपीएससी ये सब पूछने में माहिर है, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। फिर है कृषि और ग्रामीण विकास, तो बाजार समितियों को सशक्त किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति गठन, जैसे दूध उत्पादन समिति होता है, जैसे पैक्स होता है, उसी तरह से अब अलग से सब्जी उत्पादन समिति, इसका नाम रखा गया तरकारी उत्पादन समिति, इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, प्रवासी बिहारियों के लिए विभिन्न शहरों में हेल्प सेंटर, जो बिहारी बाहर जाते हैं कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए वहाँ पर हेल्प सेंटर, ताकि उनको वहाँ अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है वहाँ के लोगों से, या अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये सब उनके लिए हेल्प सेंटर की स्थापना की जाएगी। और छठ पूजा के लिए होम स्टे सुविधा को सरकारी सहायता दी जाएगी। उद्योग और व्यापार, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा, बायोगैस मतलब गोबर गैस। ठीक है, और दवा उत्पादन कंपनियों के लिए भी नई प्रोत्साहन नीति लाई गई है। तो ये हो गया पूरा बिहार से संबंधित। बिहार बजट से संबंधित इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखो, क्योंकि केंद्र में भी बिहार बीजेपी है और यहाँ भी बीजेपी है, और यहाँ पे बिहार में इलेक्शन होने हैं इस साल, तो केंद्र में जो बजट आया 1 फरवरी को, सेंट्रल जो बजट था, उसमें भी बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, बिहार को बहुत कुछ देना है, तो सेंट्रल बजट में बिहार के लिए क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए ये भी। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट फॉर बिहार इन बजट स्पीच 2025 में। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी बिहार के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। सबसे पहला रहेगा मखाना किसानों के लिए, क्योंकि बिहार में ना बहुत सारा मखाना उत्पादन होता है। पूरे इंडिया का 80% मखाना तो बिहार में ही होता है। ठीक है, तो मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, एक बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन किया। अभी कहाँ किया जाएगा वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो जगह फिक्स नहीं किया गया है, पर एक मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मखाना बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा, और 4 ऑप्शन दे दे, बिहार, यूपी, झारखंड, तो बिहार में बनेगा। ठीक है, फिर मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया जा चुका है 2022 में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मखाना को जीआई टैग दिया गया कि नहीं, तो मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड, इससे ये सब करने से क्या होगा कि 5 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। खास करके मखाना हमारे यहाँ दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये सब जिला का नाम देखो, सब नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं, साउथ बिहार का कोई नहीं है। यानी मखाना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, नॉर्थ बिहार में होता है। ये सब आप लोग मैप में देख करके मैच करिए, कहाँ कौन सा ज़िला है, दिमाग में सोचिए तो सारा ज़िला आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो हम लोग को वहाँ से सौगात मिला है केंद्र से, वो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, देखो एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट हुआ, लेकिन 2 तरह का एयरपोर्ट बन सकता है। एक होता है ग्रीनफील्ड, कोई भी प्रोजेक्ट 2 तरह का होता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट।
अगर किसी भी प्रोजेक्ट को नए सिरे से हम लोग स्थापना करते हैं, जिस ज़मीन पे कुछ नहीं और वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, तो बोलते हैं ग्रीन फील्ड। और अगर पहले से वहाँ कुछ बनाया गया है थोड़ा बहुत, फिर वो टूट फूट गया, अबेंडन हो गया, फिर दोबारा उसको अब सिर्फ सुधार कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। समझे? तो बिहार में ब्राउन फील्ड भी हो रहा है, जैसे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा में, वो भी प्लान्ड है। बिहटा में एयरपोर्ट की स्थापना पहले करने की कोशिश की गई थी, पर वो हुआ नहीं था, तो उसको फिर से उसको ठीक किया जा रहा है। और पटना का भी एयरपोर्ट को एक्सपेंशन किया गया है। हाल ही जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आ करके उसका उद्घाटन भी किए थे, बढ़ाया गया है पटना में टर्मिनल्स की संख्या। और बहुत सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बिहार में स्थापित किए जा रहे हैं, माने नया नया एयरपोर्ट। ठीक है, 1 मिनट आप लोग ये देख लीजिए कि सेंटर ने कहाँ कहाँ एयरपोर्ट बनाने का बात कहा है। 3 जगह पे, राजगीर, भागलपुर और सोनपुर, 3 जगह पे एयरपोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे। ये होगा सेंटर की तरफ से। स्टेट की तरफ से जो है वो स्टेट बजट में हमने बता दिया, राजगीर और भी जगहों पे है, वो स्टेट का अलग है 8 जगह पे, और सेंटर का 3 जगह पे है, राजगीर, भागलपुर और सोनपुर। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 3 फंक्शनल एयरपोर्ट है, पटना में, गया में और दरभंगा में। ये तीनों फंक्शनल एयरपोर्ट है जहाँ से उड़ान होता है प्लेन वगैरह का। ठीक है, और ये तीनों आप लोग याद रखिए, ऑप्शन में पूछ सकता है राजगीर, भागलपुर और सोनपुर। इसके अलावा बिहार को क्या दिया गया है, तो बिहार में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेगी केंद्र सरकार। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा बिहार में। ठीक है, ये स्थापित किया जाएगा, ये लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। IIT पटना में हॉस्टल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा उसका। और मंदिरों पे भी सरकार फोकस करेगी, केंद्र सरकार का बहुत फोकस रहता है मंदिरों पे। तो जैसे उसने काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनवाया है, महाकाल टेम्पल उज्जैन का कॉरिडोर बनवाया, वैसे ही बिहार में भी विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर गया का, ये दोनों गया में ही है, विष्णुपद और महाबोधि, इनका भी कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल का कॉरिडोर। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको भी मेजर टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग बजट डिस्कस कर लिए 25-26, क्योंकि 71वां में 25-26 का बजट ही आपसे पूछा जाएगा, और जो सेंट्रल का बजट है उसको भी हम लोग बिहार के सेंस में डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर, इसमें है चूज़ द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का सवाल। इन चारों में से आपको अलग चूज़ करना है कि अलग कौन है। कैसे पता करेंगे? देखो, पहला जो ऑप्शन है उसको देखिए और अंतर देखिए। जैसे ओ है, ओ के बाद आर लिखा है, तो बीच में क्या छूटा? 2 वर्ड छूटे हैं, पी क्यू। उसी तरह से आर के बाद एस टी, फिर यू लिखा हुआ है, फिर यू के बाद भी डब्ल्यू, फिर एक्स लिखा है, यानी कि सभी में 2-2 का डिफरेंस है। फिर सेकेंड ऑप्शन में आते हैं तो पी के बाद क्यू आर एस हो गया, टी यू भी हो गया, डब्ल्यू एक्स। यहाँ पे देखो 2-2 का डिफरेंस आ रहा था, मगर भी के बाद सीधे एक्स लिख दिया, यानी कि भी के बाद एक्स तो नहीं होना चाहिए था, वाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस ये हो गया। फिर सी ऑप्शन देखेंगे तो सी, डी ई तब एफ, एफ के बाद जी एच तब आई के बाद जे के तब एल। यहाँ भी 2-2 का पूरा डिफरेंस आ रहा है, और इसमें भी वही हो रहा है, जे के बाद के एल, फिर एम, और एम के बाद एन ओ, फिर पी, पी के बाद क्यू आर, फिर एस, सब में 2 का डिफरेंस है। तो बच्चा कौन आपका? बी नंबर जो है वही आंसर है। वहाँ पे 1 का डिफरेंस आया था, इसीलिए वही बाकी चारों से अलग है। तो इसी तरह से इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान होता है, इसको आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स। यानी कि कोरंडम और क्रायोलाइट किसका ओर है, किसका खनिज है? एल्युमिनियम, सिल्वर, टीन और आयरन। तो देखो, इसका आंसर तो एल्युमिनियम है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का खनिज है। जनरली लोग एल्युमिनियम का बॉक्साइट जानते हैं, मगर एक चीज़ का सिर्फ एक ही तो नहीं हो सकता है ना, बहुत सारा हो सकता है। बहुत सारे खनिजों में वो मेटल पाया जा सकता है। तो क्रायोलाइट जो है उसमें भी एल्युमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका सिल्वर भी पूछा है, टीन पूछा है, आयरन पूछा है। आयरन के भी बहुत सारे खनिज होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। तो सारा
हम लोग अभी ना सारा मेटल का देख लेते हैं, हर मेटल का कौन कौन सा खनिज होता है। हो सकता है अगला बार आपको किसी दूसरे मेटल का पूछ दे, मरकरी का पूछ दे, लेड का पूछ दे, तो सारा ही हम लोग देख लेते हैं। आप लोग सारा नोट कर लेना, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ है एल्युमिनियम का ही दिया हुआ है, ओर ऑफ एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार, एलुनाइट और काओलिन या काओलोनाइट। उसके बाद आयरन का है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट, पाइराइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन ओर। ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा सारा। कॉपर का कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, कपराइट और मालाचाइट। मालाचाइट अगर पूछ दिया ऑप्शन में तो कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन आप याद किए रहिएगा तो बता दीजिएगा। जिंक का जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, कैलेमाइन भी देखो जिंक का होता है। नाम से क्या लग रहा है कि कैलेमाइन कैल्शियम या किसी का होगा, पर ये जिंक का है। जिंसाइट, सोडियम, सोडियम का रॉक साल्ट और सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम का कार्नलाइट, साल्ट पीटर, पोटाशियम का है साल्ट पीटर पूछा जा सकता है। लीड का गैलेना, गैलेना बहुत इंपॉर्टेंट है लीड का, और एंजलसाइट, ठीक है। टीन का टीन पायराइट और कैसिटेराइट, कैसिटेराइट पूछा जा सकता है टीन का। सिल्वर, सिल्वर का सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट या क्लोरागाइराइट। गोल्ड, गोल्ड जनरली देखो ओर में मिलता नहीं, गोल्ड सिल्वर ये सब जनरली जो मेटल्स है, ये सब जो मेटल है ये सब फ्री मेटल है। ये वर्ल्ड दुनिया में फ्री रूप में पाया जाता है, किसी के साथ मिक्स होकर के पाया नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी इसका कुछ और हो सकता है थोड़ा बहुत मिक्स टाइप में, तो जैसे सिल्वेनाइट या कैलेवराइट। मरकरी, मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेबार और कैलोमेल। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, कार्नलाइट, मैग्नेसाइट। यहाँ आ गया कैल्शियम का लाइमस्टोन, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट कैल्शियम में भी है। जिप्सम, एनहाइड्राइट, फॉस्फोरस का फॉस्फोराइट, फ्लूरापेटाइट, मैग्नीज का पायरोलूसाइट, मैग्नेटाइट और ब्राउनाइट, ठीक है। तो ये सारा जितना मेटल था उसका ये और हो गया, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर ही पूछा जाएगा, रट लेना है इसको। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 94 नंबर। इसमें देखो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन्स टू वोट बाय पोस्टल बैलेट। देखो इंडिया में वोट देने का जो है, लोग जाते हैं, जो भी जिस दिन भी आपका इलेक्शन होता है आप जाते हैं बूथ पे और वहाँ जाके वोट देते हैं, ठीक है। पर ऐसे लोग होते हैं जो बूथ पे नहीं जा पाते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं या दिव्यांग जन होते हैं, ठीक है, या सरकारी कर्मचारी होता है जो जिसका ड्यूटी कहीं और लगा हुआ है, या हमारे डिफेंस सर्विसेज के जो आर्मी नेवी इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग फिर कैसे वोट देते हैं, उनको वोट देने के लिए जो सिस्टम होता है वो होता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के माध्यम से, देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, पोस्टल, पोस्ट किया जा सकता है इस बैलेट को, यानी कि वो लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके घर पे, जो बूढ़े और दिव्यांगजन होते हैं ना, उनके तो घर पे लेकर के जाया जाता है, जो वोटिंग का जो आपका प्रपत्र होता है वो लेके जाया जाता है, फिर वो वहाँ पे वोट देता है। और जो बाकी लोग होते हैं जो बाहर पोस्टेड होते हैं, दूसरे जगह पोस्टेड होते हैं, वो वहाँ से अपने क्षेत्र में वोट देने के लिए वो मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी वोट देते हैं। वही सब है पोस्टल बैलेट। तो अब बूढ़ा सीनियर सिटीजन, तो कितना बूढ़ा, कितना एज, तो पहले ये एज 80 साल था कि 80 के ऊपर के लोग जो हैं अगर वो आना चाहें बूथ पे तो आ सकते हैं। अगर वो मतलब कि जताते हैं असहमति कि हम नहीं आ पाएंगे, तो फिर उनको उनके घर पे जा कर के, जो अधिकारी हैं उनके घर पे जाते थे, वहीं पे उनको वोट देना होता था, ठीक है। तो ये होता है पोस्टल बैलेट। मगर 2024 में ना, क्योंकि हमारे देश का जो लोगों का लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब, और बहुत सारे लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, मतलब कि घर से वो लोग जाना चाहते हैं बूथ पे। जितने भी बूढ़े हैं वो सोचते हैं कि हम बूथ पे चले जाएं, तो इस कारण से सरकार क्या किया कि एज को बढ़ा दिया 2024 में, और एज हो गया 85 ईयर्स। मतलब 85 ईयर्स एंड अबव जो लोग हैं वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पोस्टल बैलेट के बारे में आप लोग समझ लीजिए।
अगर पूछ दे कि कौन कौन इंक्लूडेड है, क्या है, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, पोस्टल बैलेट ऑल्सो नोन एज मेल इन बैलेट, मेल के माध्यम से भी अलाउ रजिस्टर्ड वोटर्स, ये वोटर्स को अलाउ करता है टू कास्ट देयर वोट बाय मेल, ठीक है, वो अपना वोट मेल के माध्यम से दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकली गोइंग टू द पोलिंग स्टेशन। ये आता है पोस्टल बैलेट का रूल जो है, ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 से ये रूल आया है, ठीक है। देखो 2016 में उस रूल में थोड़ा सा चेंजेस किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और जो सर्विस वोटर्स हैं उनको ETPBS यूज करने को दिया गया था। ETPBS मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, माने वही हुआ कि मेल के माध्यम से लोग जो है कर सकते थे, अपना वोट जो है वो दे सकते थे। कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं आप बस ये देख लीजिए। देखिए, हु इज़ एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, और ये देखिए पोस्टल बैलेट के जो फॉर्म आता है ना, वो होता है फॉर्म 12D, तो ये याद कर लेना, फॉर्म 12D। और देखिए कौन कौन एलिजिबल है। पहला है स्पेशल वोटर, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यपाल जो होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूनियन के जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, निर्मला सीतारमण, और भी जितने यूनियन मिनिस्टर्स हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो पोल ड्यूटी पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। जैसे अगर आप BPSC क्लियर करके ऑफिसर बनते हैं तो आप तो फिर अपने ज़िला में जा कर के वोट दे नहीं पाएंगे जिस दिन आपके यहाँ वोट होगा, तो आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन पोल ड्यूटी कहलाएंगे, आप भी हो जाएंगे स्पेशल वोटर, ठीक है। आपके लिए भी क्या होएगा, पोस्टल बैलेट सिस्टम लागू होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है सर्विस वोटर्स, जैसे आर्म्ड फोर्स के जो मेंबर हैं, आर्मी वगैरह में हैं, जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस CRPF वगैरह के जो मेंबर हैं, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब। एब्सेंटी वोटर्स, इंडिविजुअल अनेबल टू वोट इन पर्सन, ऐसे लोग जो वोट देने में अनेबल हैं बीमारी के कारण, बुढ़ापा के कारण या डिसेबिलिटी के कारण, ठीक है। 85%, यहाँ देखो 80 ईयर लिखा है पर ये पुराना बात है, अभी हो गया 85 ईयर्स सीनियर सिटीजन के लिए। इलेक्टर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ये तो वही हो गया इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए लोग। इलेक्टर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, माने ऐसे लोग जिनको सरकार जो है वो एक तरह से नज़रबंद करके रखी है, ये लोग भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देते हैं, ठीक है। और दिव्यांगजन, एसेंशियल सर्विसेज कवरिंग पोलिंग डे एक्टिविटी, जैसे मीडिया पर्सन को भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। मीडिया पर्सन विथ ऑथराइजेशन लेटर्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड दोज इन्वॉल्व इन एसेंशियल सर्विसेज, ऐसे लोग जो ज़रूरी सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेट्रो, रेलवे, हेल्थ केयर, इन लोगों को तो छुट्टी नहीं होता है। जैसे इलेक्शन के दिन कहा जाता है कि सरकारी छुट्टी की तरह होता है, पर ऐसे जो लोग जो रेलवे में हैं, हेल्थ केयर में हैं, मेट्रो में हैं, वो तो छुट्टी नहीं मनाते हैं, तो उनको ये पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है, ठीक है। समझ गए आप लोग पूरा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मेजर रिजर्व्स ऑफ कोल, इन तीनों में से किस राज्य में कोल का सबसे ज़्यादा रिजर्व है। ऑल ऑफ दी अबव, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर ये पूछता ना कि मतलब इन ये मेजर रिजर्व तो सब है, हाईएस्ट रिजर्व अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा, तो फिर झारखंड होता, पर यहाँ पे क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा है। क्वेश्चन है मेजर रिजर्व ऑफ कोल, कोल का प्रमुख रिजर्व तीनों में आता है, हाईएस्ट पूछता देन आंसर विल बी झारखंड जो है वो आंसर होता। तो कोल के बारे में थोड़ा समझ लो, देख लो, ये देखो, ये मैप देखिए, यहाँ आपको पता चलेगा कि भारत में कोल कहाँ कहाँ पे होता है। देखो झारखंड में सबसे ज़्यादा है ना, हाईएस्ट कोल रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश भी देखने को मिलता है, तेलंगाना, थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार में भी हल्का फुल्का, वेस्ट बंगाल के रानीगंज वगैरह, दुर्गापुर वगैरह में देखने को मिलता है। इधर भी थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी कोल देखने को मिलता है। मेघालय में तो कोयला का माइनिंग जो होता है ना वो एकदम अलग तरीके से होता है, उसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग माने कि जो पहाड़ है ना उसमें छेद बनाता है और उसके अंदर घुसता है, और छेद ना केवल एक इंसान के रेंगने मात्र होता है, और अंदर जाके फिर कोयला को ऐसे ही रेंग रेंग के जाना है और कोयला को रेंग रेंग के लाना है। रैट होल माइनिंग बोलते हैं, उसको बहुत ही खतरनाक होता है। कभी कभी ये ढह जाता है और जो आदमी, ये गेट ढह जाता है और जो आदमी अंदर हैं वो सब अंदर ही मर जाते हैं।
तो मेघालय का बड़ा खतरनाक है रेड होल माइनिंग, ठीक है। इंडिया में तो समझ गए झारखंड में सबसे ज़्यादा है, और वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा यूएसए में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूएसए में, देन रशिया, देन चाइना, सबसे ज़्यादा यूएसए। कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूएसए। कोल की बात करें तो कोल का भी बहुत सारा टाइप है, टाइप्स ऑफ कोल। तो कोल के मुख्य रूप से 4 टाइप हैं, आपको याद रखना है। जो सबसे बेस्ट टाइप का कोल है वो है एंथ्रासाइट 1 नंबर पे, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट से ये लोग पढ़ेंगे। देखो कलर भी इतना मस्त लश्चरस लग रहा है, एकदम लश्चरस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चमकीला, ठीक है, लस्ट्रस। हाईली डिज़ायरेबल फ्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको डिज़ायर करते हैं कि यही होना चाहिए। अगर कोयला आप खरीदने जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि एंथ्रासाइट ही हो भाई, क्योंकि एंथ्रासाइट जो है इसमें एनर्जी कंटेंट, कार्बन कंटेंट बहुत अधिक होता है। 80 to 90% कार्बन होता है। ऐश, धुआं बहुत कम करता है। जो उसका वो होता है कोयला जलने के बाद जो राख निकलता है वो भी बहुत कम निकलता है, धुआं भी बहुत कम निकलता है, क्योंकि पानी भी नहीं होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम होता है, और कार्बन कंटेंट सबसे हाई होता है, ठीक है, हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट। तो इसी कारण से एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट कोल। एंथ्रासाइट में जो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बिटुमिनस। ये थोड़ा सॉफ्ट कोल है। एंथ्रासाइट इज़ हार्ड कोल, यहाँ लिखा है ना हार्ड। बिटुमिनस सॉफ्ट है। बिटुमिनस सब ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में भी सब ज़्यादा बिटुमिनस का ही यूज़ करते हैं हम लोग। ये ठीक है, एंथ्रासाइट के मुकाबले थोड़ा सा ख़राब है। जैसे कि अगर इसमें कार्बन कंटेंट देखें तो 70 से 80% कार्बन कंटेंट मिल जाता है बिटुमिनस में भी। थोड़ा राख एंथ्रासाइट के मुकाबले ज़्यादा करेगा, धुआं भी थोड़ा ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट है लिग्नाइट। ये थर्ड क्वालिटी का कोल है। इसमें हीट कंटेंट बहुत ही कम होता है, 50 से 60% हीट कंटेंट रहेगा। सल्फ़र कंटेंट भी इसमें बहुत कम है, मॉइस्चर अधिक है इसमें, धुआं ज़्यादा करेगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल, भूरा कोयला भी कहते हैं, ब्राउन। और सबसे ख़राब क्वालिटी का होता है पीट। पीट कोयला जो है सबसे ख़राब क्वालिटी है। 40%, 30 से 40% भी कार्बन इसमें मुश्किल से होता है। बहुत धुआं करेगा पूरा, मतलब कि राख वगैरह बहुत करता है, और ये सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। ये आप लोग समझिए 4 टाइप का कोयला होता है, ठीक है। इंडिया में एंथ्रासाइट ज़्यादा नहीं पाया जाता। एंथ्रासाइट इंडिया में एक ही जगह पाया जाता है, और वो है कारगिल। जम्मू कश्मीर के कारगिल में एंथ्रासाइट पाया जाता है, मगर वहाँ पे उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कारगिल जो है वो हिमालय का पार्ट है, उसको खोदना मुश्किल है, तो बस वो वहीं पाया जा रहा है फ़िलहाल। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब है कि कोल बनता कैसे है। सबको पता ही होगा कोल जो है उसका प्रोसेस बनने का जो है वो ये होता है कि जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो देख रहे हैं कि पेड़ पौधा है, जंगल है, ये हमेशा तो इस तरह जंगल रहने वाला नहीं है। क्या होगा, धीरे 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 जंगल सब टूट टूट के गिर जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा उस पर जब हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये दबता जाएगा, ज़मीन के अंदर दबता जाएगा, ठीक है। तो जब दबता जाएगा तो सबसे पहले पीट से बनेगा लिग्नाइट, लिग्नाइट से बनेगा बिटुमिनस, बिटुमिनट से बनेगा एंथ्रासाइट। जितना अधिक उसमें हीट और प्रेशर पड़ेगा, जितना अधिक समय तक वो ज़मीन के अंदर दबा रहेगा, वो उतना ही बढ़िया कोयला बनेगा, उतना ही बढ़िया कोयला यानी एंथ्रासाइट बनेगा। और बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर उस पर पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा समय तक रह गया, तो वो कोयला क्या बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। तो कोयला से ही बनता है डायमंड, पता है आपको। अगर आप लोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट पड़ा, समय दिए अगर आप लोग, तो आप लोग भी एस्पिरेंट से क्या बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे। समय तो लगेगा, लेकिन कोयला का भी यही प्रोसेस है और इंसान का भी यही प्रोसेस है। तो ये बस आप लोग याद रख लीजिए कि कोयला जो है वो इसी तरह से बनता है। 3 चीज़ें उसको चाहिए होती है, हीट, प्रेशर एंड टाइम, ठीक है। जितना अधिक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है कोल को बनने में, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोल जो है उसको अगर हम लोग एक बार ख़त्म कर दिए, कोल, पेट्रोलियम, ये सब को, तो फिर कितना करोड़ साल लगेगा जब ये दोबारा बनेगा। हमारे जो बाल बच्चे होंगे वो फिर कोयला और पेट्रोल देख भी नहीं पाएंगे अगर हम लोग इसको ख़त्म कर दिए तो हम लोग को इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज़ करना है, या फिर यूज़ नहीं करना है। इसका यूज़ करने से तो और हानि ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग आज का कंप्लीट कर लिए। इसके आगे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, तब तक आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए। कुछ भी आप लोग को दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।